नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बात होगी आपने जैसे मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था एनसीईआरटी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन 347 यानी कि 347 पोस्ट पर वैकेंसी के साथ एक और नए अपडेट के साथ पूरी वीडियो को डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर आपके तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट थे जिसके ऊपर ये जॉब रहेगी। ये एक जॉब से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर एनसीईआरटी में, तो आपको एक नया जो है सुनहरा मौका मिल रहा है यहाँ पर अप्लाई करने का, जो कि 19 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये एक गवर्नमेंट जॉब है और बहुत तरह तरह के पोस्ट है। हमने सारा कुछ नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया है। एज लिमिट में आपको बता दूं, मिनिमम कुछ नहीं रखा गया है, मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर रखी गई है। पोस्ट वाइज आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी जो है मैक्सिमम एज डिसाइड हो रही है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो है आपको इसके लिए अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन देखना है अच्छे से, एक एक चीज़, नहीं तो आप वीडियो देखेंगे पूरा, उससे भी आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। देखिए, ये जॉब 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर पास्ड कैंडिडेट्स के लिए है और पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। ये बात उसे ध्यान रखनी है। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर होगी, यहाँ पर अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर एनसीईआरटी के ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस के अंदर ये जॉब है और बहुत सारे पोस्ट हैं। हमने सारा डिस्कस किया, आपको उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। बस इतना करना होगा, फाइनली आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट पर एनसीईआरटी की। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में होगा। फाइनल प्रिंट तक होगा, प्रिंट आप एंड में प्रिंट करेंगे। फॉर्म जो आपका फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आपको एंड में लेना है, जब फॉर्म भर जाएगा फीस पेमेंट होने के बाद। तो पूरा प्रोसेस करा जाएगा इस वीडियो में। आपको देखना है कि एनसीईआरटी जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है अगर आपने पहले से यहाँ पर आईडी बनाई हुई है तो। अगर आपने नहीं बनाई तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, एक होता है साइन इन। साइन इन मतलब कि लॉग इन आप कह सकते हैं। वही कैंडिडेट करता है जिसका पहले से ईमेल आईडी पासवर्ड बना होता है। हम यहाँ पर नया पहले पासवर्ड और अकाउंट बनाएंगे। तो साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। साइन अप के लिए सिंपल मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। ये एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आप चला रहे हो, ऐसा ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको क्या है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब ये पासवर्ड कौन सा मांगा जा रहा है, क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगा जा रहा है? ये पासवर्ड मांगा जा रहा है, आपसे खुद से एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इस वेबसाइट पे आप इस पासवर्ड को ही डालकर बाद में अपने जो आपने पासवर्ड अकाउंट बनाया है उस पर जो है आप लॉगिन कर पाएंगे, जो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर डालना है आपको, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट जो है वो आ सके। मैंने यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मेरे को वेरिफिकेशन कोड डालना है। वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, यहाँ पे जो आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, यही आपको डाल देना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, फाइनली आप यहाँ देखेंगे इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव क्या करा है मैंने, जो मैंने अपने पासवर्ड डाला था वो उसको उस चीज़ को सेव करा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप अगर ऊपर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फाइनली यहाँ पे लिखा आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। काइंडली चेक योर इनबॉक्स, या फिर आप मेल बॉक्स में चेक करेंगे अपने जो आपने जीमेल डाला था उस पर भी आप चेक कर सकेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम या फिर यूज़र नेम। अब देखिए यहाँ पे एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू एक्सेस अकाउंट। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे और फिर वेरीफाई कोड को क्लिक करके फाइनली अब उसके बाद ही हम यहाँ से लॉगिन करके आगे हम फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक काम जरूर ये करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी या फिर जिसे हम जीमेल बोलते हैं उसको चेक करना है अपने डिवाइस के अंदर जाके कि वहाँ पे क्या अपडेट आया है एनसीईआरटी की तरफ से, क्योंकि वहीं पर हो सकता है आपको एक यूज़र नेम मिला हो। देखिए, तो मैंने अगर चेक करा तो मुझे पता लगा मेरा यूज़र नेम वही है जो मैंने आईडी डाला था। आईडी ही मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड वो रहेगा जो मैंने अभी बनाया था। तो दोनों यहाँ पहले से डले हुए हैं। मेरे को सिंपल यहाँ पे वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है और ये वेरीफाई कोड जो आ रहा है उसको डाल देना है।
और फिर मैं जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा, फाइनली जब हम लॉगिन कर लेंगे हमारे ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर, लॉगिन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है पोस्ट, किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रहेगी, पे स्केल अलग रहेगा, सिलेबस अलग रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था, वहीं से आपको देख के समझना है कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी को देखते हुए, अपने क्वालिफिकेशन को देखते हुए। तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे पोस्ट हैं, हम ऐसा पोस्ट चूज़ करेंगे जिसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन कम हो या फिर हमारे पास उसकी एलिजिबिलिटी सारी फुलफ़िल हो रही हो। तो मैं ऐसी एक पोस्ट यहाँ से जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मैंने सिलेक्ट करी है, जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, जिसमें एनसीईआरटी और बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब एनसीईआरटी और उसके ही और संस्था हैं जहाँ पर ये काम रहेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप देखेंगे ये कौन सी ये संख्या है उस नोटिस की, उस एडवर्टाइजमेंट की जिसको आपको बताया गया था नोटिफिकेशन के दौरान, उसी की संख्या है ये। अब यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स कैटेगरी। अब कैंडिडेट अपनी कैटेगरी बताएगा जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। जैसे कि SC ST में अगर अप्लाई कर रहा है तो वो उसको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे अपने कास्ट के, क्योंकि वहाँ पर अगर उसे रिलैक्सेशन चाहिए होगा तो वो सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी को सिलेक्ट करके आगे यहाँ से बढ़ूँगा, क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ। आपको अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं किसी डिसेबिलिटी में, तो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको सुनने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, देखने में, चलने में, या फिर कोई दूसरी कोई डिसेबिलिटी होगी तो उसके हिसाब से आपको बताना। नहीं होगी तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। और अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो इस लिस्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपने लिस्ट देखी है उसमें अगर आपको दिख रहा है कि इनमें से मेरे को कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है, तो अदर पे भी सिलेक्ट कर सकेंगे। अब आपको आई हैव रीड मतलब आपने सारा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ा और उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पर आपको टिक कर देना है। और फाइनली जब आप टिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से आपको चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ पर साफ लिखा आ जाएगा कि इस पोस्ट के लिए यानी जूनियर अकाउंटेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 4 लोगों को लिया जाएगा और OBC के अंदर 2 लोगों को। अब देखिए मैंने यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी क्यों पूछी जा रही है कैंडिडेट की, इसलिए भी पूछी जा रही है क्योंकि हर पोस्ट हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ से अगर पोस्ट बदल देता हूँ, कोई दूसरा पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पर कुछ और ही नज़ारा होगा, कुछ और ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट में असिस्टेंट कर दिया है और कैटेगरी अनरिजर्व्ड ही रखी है, और ऑर्गेनाइजेशन तो सेम रहेगा आपका, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी सेम रहेगा। तो ऐसे में जब इस चीज़ को मैं सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, इस वाले पद के लिए इतने वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखे आ गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं। देखिए UR के लिए अलग है, और OBC के लिए अलग, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो इसका मतलब मेरे को पता लग गया भाई, अच्छा है इस पोस्ट में मेरे को कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी यहाँ मुझे इस कैटेगरी से जॉब मिल सकती है। अब अप्लाई में मैं क्या करूँगा, पर्सनल डिटेल्स डालूंगा। अब देखिए पूरा पैटर्न है, आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, फिर एजुकेशन, अपने क्वालिफिकेशन डालने हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया होगा अगर इस पोस्ट के लिए तो वो डाला जाएगा, रिसर्च और मिसलिनियस कुछ चीज़ें होंगी वो बतानी होंगी। साथ में यहाँ पे NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर डिक्लेरेशन अगर मांगा जा रहा है किसी कास्ट या रिजर्वेशन से, वो यहाँ पर होगा। अपलोड्स में क्या होगा, अपलोड्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर या कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है, मार्कशीट या ऐसा कुछ भी, वो अपलोड होगा। प्रीव्यू में फॉर्म का पहले प्रीव्यू देखा जाएगा पूरा फॉर्म भरने के बाद। प्रीव्यू मतलब कि पहले एक व्यू करना, एक देख लेना पहले एक बार फॉर्म को, उसके बाद फाइनली सबमिट होगा यानी कि सबमिशन होगा। तो ये हमें पता लग गया है क्या क्या प्रोसेस रहेगा। हम यहाँ पे सारे फील्ड्स को भरेंगे, स्पेशली जहाँ पर भी ये स्टार होगा, ये स्टार वाले फील्ड आपको ज़रूर भरने हैं, इनको खाली नहीं छोड़ना है। बाकी में आपकी मर्जी होती है, जैसे किसी कैंडिडेट का नाम में उसका सरनेम नहीं होता, यानी लास्ट नेम नहीं होता, कुछ मिडल नेम नहीं होता, कभी कभार ऐसे कैंडिडेट का होता है, तो वो ये चीज़ खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि वो मिडल नेम डाल नहीं सकते। इसी तरीके से आपसे जैसे कि मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप चाहें तो बताएं, नहीं तो ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सेम
सेम इसी तरीके से कंट्री कोड भी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को खाली छोड़ा जा सकता है जहाँ पर ये स्टार नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो हम अब वन बाय वन सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी फिल करेंगे। सबसे पहले सैल्यूटेशन, यानी कि जैसे हम सैल्यूट करते हैं, मतलब किसी को आगे हम बोलते हैं मिस्टर मिसिस, इस तरीके से आता है। आप देखेंगे तो मिसिस, मिस और मिसिस ये फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए होगा। मिस्टर और डॉक्टर जो है वो मेल फीमेल, डॉक्टर जो है मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। मिस्टर जो है मेल कैंडिडेट के लिए होगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है, लगाना ज़रूरी होगा क्या? अब ये बात एक ऑप्शन है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको लगाना ही होगा। अब तो मैंने यहाँ नाम डाल दिया है। जेंडर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब कि आप, और अदर का भी ऑप्शन मिला है। आप समझिए कि हर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी जेंडर से हो। जैसे मैंने यहाँ मेल लगा दिया, फिर नेशनैलिटी में इंडियन का ही ऑप्शन मिलने वाला है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको सिलेक्ट डेट बोला जा रहा है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्टार लगा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है इसके लिए बतानी है। अब मेरे डेट ऑफ बर्थ डालते ही पता लग जाएगा क्या मैं इस जो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि जो ये पोस्ट थी एज वाइज भी हर पोस्ट डिपेंड कर रही है, आपको बताया गया था। तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ डालते ही क्या होगा। फाइनली अभी कुछ नहीं बोला है, हो सकता है आगे चल के बोला जाए। अभी तो मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शायद मैं एलिजिबल हूँ। मैरिटल स्टेटस में मैं यहाँ डालूंगा सिंगल या मैरिड, मैं यहाँ सिंगल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालेंगे। पैन कार्ड, पैन कार्ड की जो आईडी नंबर होता है, या वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। ये ज़रूरी होगा क्योंकि एक आईडी प्रूफ देना है, उसका नंबर देना है। सेम यहाँ पे आप अगर कैंडिडेट हैं और आपके कोई फादर हैं, मदर हैं स्पेशली, या फिर अगर आप वाइफ हैं किसी की और आपके हस्बैंड है तो आप उनका नाम यहाँ डालेंगे। सेम इसी तरीके से फादर का नाम डाल सकते हैं, मदर का डाल सकते हैं, इस तरीके से डाला जा सकता है। फिर मदर नेम यहाँ पे डालेगा कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है वो। फिर उसके बाद कंट्री कोड, कंट्री कोड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कंट्री हैं, इनमें से कंट्री कोड आप यहाँ पे इंडिया डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिया का भी कोड मिल जाएगा। 91 इंडिया का कोड होता है कंट्री कोड। अब हम इसके आगे जाएंगे तो कंट्री कोड के अब इसके अंदर फिर से दोबारा कंट्री कोड आपको डालना है। देखिए फिर से कंट्री कोड डाल दिया है। अब एरिया और ये एसटीडी कोड ज़रूरी नहीं है, आप लैंडलाइन फ़ोन नंबर ये सब ना डालें तो चलेगा। आपको रिलीजन कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ें बताना। हालांकि आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस भी ज़रूरी नहीं था, मैंने फिर भी बता दिया है। कंट्री कोड भी ज़रूरी नहीं था, फिर भी बता दिया है। तो आपको इस तरीके से देख लेना है। आर यू एक्स सर्विस मैन अगर होंगे, देखिए क्यों ज़रूरी नहीं है कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन नहीं होगा, हर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो ना हो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो ज़रूरी हैं और कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी वाली चीज़ें ही आपको यहाँ पर डालनी होंगी। अब एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस डाला जाएगा। पहले आप एक एड्रेस डाल देंगे, सपोज मैंने ये एड्रेस डाल दिया है, ये न्यू दिल्ली का मयूर विहार फेज 2 एड्रेस डाला गया है मेरे द्वारा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरा एड्रेस लाइन 2 भी डाला है, मतलब कि पास का कोई लोकेशन वो एड्रेस डाल दिया है, साथ में कंट्री और स्टेट डाल दिया है, सिटी डाल दिया है। अब यहाँ पे पिन कोड भी डालना होगा, मुझे पिन कोड ज़रूरी है यहाँ पे डालना। इस तरीके से पिन कोड डाला गया है। अब एड्रेस लाइन 1, अब आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस भी सेम रख सकते हैं जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो। फ़र्क क्या होता है दोनों एड्रेस में, एक तो परमानेंट फिक्स्ड एड्रेस रहता है और एक ऐसा एड्रेस होता है कि आज आप वहाँ हैं कल कहीं और होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से सब कुछ डालने के बाद आप देखेंगे कोई चीज़ यहाँ पर ना रह गई हो। फाइनली उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, यहाँ से सेव करेंगे यहाँ से, और आप एक बार सारी डिटेल्स को चेक करेंगे। ये पर्सनल डिटेल्स हैं, आप चाहें तो एडिट के ऑप्शन से भी इसको चेंज करा जा सकता है। फाइनल मैं यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊँगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, एजुकेशन के अंदर मेरे को 10वीं यानी कि एसएससी या फिर मैट्रिक्स, कहीं उसे मैट्रिक बोला जाता है, कहीं एसएससी बोलते हैं, कहीं 10th भी बोलते हैं, सेम 10वीं क्लास को। ईयर ऑफ पासिंग को आप देखेंगे यहाँ पे, तो ईयर बता देनी है कौन से ईयर में आपने 10th क्लास जो अपना पास किया। अब इस पोस्ट के लिए देखेंगे आप यहाँ पे, तो
ट्वेल्थ क्लास या डिप्लोमा की मांगी जा रही है, कौन से ईयर में किया, कितने मेन सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स आए थे, परसेंटेज में थे या ग्रेड सिस्टम में थे, कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज से करा गया, वो स्कूल या कॉलेज किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड का था, वो सब आपको यहाँ डालना है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स भी डालने होंगे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स को भी ऐड करा जा सकता है। इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, वन बाय वन करके सब यहाँ से बताता हुआ चलूँगा। जैसे कि मैंने 2016 की डाल दी है यहाँ पे, 10th मेन सब्जेक्ट में यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ से सब्जेक्ट बता दिए मैंने, उसके बाद मैं डालूंगा ग्रेड और मार्क्स। अब मैंने अपने मार्क्स यहाँ पे बताने हैं कि वो CGPA में आए थे, ग्रेड में आए थे या परसेंटेज में आए थे। तो मैं यहाँ परसेंटेज वाइज डाल रहा हूँ। आपको देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो परसेंटेज ही मिलेगा, आप चाहें तो मार्क्स और ग्रेड सिस्टम से भी डाल सकते हैं। सबसे अब मैं यहाँ पे परसेंटेज डालूंगा, जो भी 10वीं का परसेंटेज रहा उसको डाल दूंगा। सेम इसी तरीके से स्कूल डाल दूंगा, कौन सा स्कूल था वो। अब यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में क्या डाला जाएगा, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी में डाला जाएगा आपने जैसे कि CBSE या फिर कोई दूसरे किसी बोर्ड से करा हो 10वीं, वो डाला जाएगा। सेम अब 12th क्लास की डिटेल्स डाली जाएंगी यहाँ पे। फिर वहाँ 12th क्लास के जो सब्जेक्ट रहे थे वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा। इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट डाल दिए। अब मैं यहाँ पे वो 12th क्लास का जो परसेंटेज रहा वो भी मैं यहाँ डाल के, फिर कौन कहाँ से करा गया वो भी यहाँ डाल दूंगा मैं। जैसे कि सेम स्कूल रहा था तो मैं सेम स्कूल को यहाँ डालने वाला हूँ, और बोर्ड भी सेम ही था तो ये बोर्ड भी मैं यहाँ से सेम ही डाल दूंगा जिस बोर्ड से करा गया 12वीं। आप इस तरीके से डालेंगे। अब सेव एंड ऐड पे क्लिक करना है, तो ये डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन और बाकी डिटेल्स डालने हैं। अब ये हैशटैग क्यों लगा है, इसका मतलब क्या है, क्या ये डालना ज़रूरी है। अभी मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर बोला जाएगा तो मैं वो भी यहाँ पे डाल दूंगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊँगा। देखिए मेरे से वो डिटेल्स नहीं मांगे गए। अब नेक्स्ट सेक्शन में एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, जैसे कि प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल, नेम ऑफ द पोस्ट बता देनी है, किस पोस्ट पे। जैसे कि मैं यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट पर, सेम असिस्टेंट की पोस्ट पर भी मैं पहले भी जो है काम करता था। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो मैं कैसे करता था काम, परमानेंट करता था, टेम्प्ररी करा मैंने वहाँ पे काम, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया, तो वो मेरे को बता देना है। तो मैंने वहाँ परमानेंट काम किया, किसी भी जगह हो सकता है वो, आपको एक्सपीरियंस बताना है। नेम ऑफ ऑर्ग देखिए, जैसे कि यहाँ पे टाइप बताना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, डेजिग्नेशन, पे बैंड, कितना आपको वहाँ पे काम करने का मिलता था। अब देखिए इस पोस्ट के लिए जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है उसमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब से कब तक किया, एक्सपीरियंस कितना रहा, तो वो सारा कुछ बताया जा रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाल देता हूँ, अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल रहा हूँ, कब से कब तक किया गया काम, तो वो यहाँ बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने 2019 से काम करना शुरू करा था किसी जगह पर इस पोस्ट के लिए, जो कि 13 मई से शुरू करा। एम्प्लॉयर्स नेम, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल है कि अभी मैं रिसेंटली कहाँ कर रहा हूँ काम और कब से कर रहा हूँ, ये आपको बताना है। एम्प्लॉयर नेम आप बता देंगे। देखिए ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे खाली नहीं छोड़ी जाएंगी। कितने आपको जो 7 CPC इस पे मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें आप खाली भी छोड़ के आगे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आगे आ गया हूँ,
अब इसी तरीके से मैं रिसर्च के अंदर डाल दूंगा यहाँ पे। मुझे नहीं लगता भाई मैंने आज तक कुछ ऐसा कुछ भी किया है, तो मैं फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये भी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, आपको कितना समय चाहिए ज्वाइन करने के लिए, कितने दिनों में, तो वो यहाँ बताऊँगा। उसके बाद बताऊँगा मैं कि डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपके पास है या नहीं है, वो आपको बताना है। अब डिस्क्राइब योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर यू हैव वर्कड, जहाँ पर आपने काम किया वो वहाँ का जो भी आपने काम करा उसके वहाँ पे आपने उस काम करते हुए उस इंस्टीट्यूट को क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपनी तरफ से, वो यहाँ पे वर्ड में बता देना है। वर्ड क्या मतलब वर्ड के कलेक्शन के साथ टाइप करके बताना है। सेम वट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, आपको क्या सुटेबल करेगा इस पोस्ट के लिए आप जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम ऑनर एंड अवार्ड बता देने। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें बताई जाएँ, छोड़ी भी जा सकती हैं। मैं यहाँ पे जैसे नो कर रहा हूँ, और इसी के अंदर हैव यू बीन डिबार्ड और पनिश्ड फॉर अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एनी एग्जामिनेशन। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है अनफेयर मीन्स वाले कंडीशंस होते हैं, जो कि कैंडिडेट ने कुछ गलत प्रोसेस लगाया होता है एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम चलते के दौरान, तो वो अनफेयर मीन्स कंडीशंस होती हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में आपको कभी डिबार्ड किया गया या पनिशमेंट करी गई किसी इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आपने एग्ज़ाम दिया, वो आपको बताना है। सेम हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मेल प्रैक्टिस, इसके अंदर भी आपको बता देना है। ये कुछ चीज़ें हैं आपको देखनी है, अगर होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। इज़ देयर एनी पेंडिंग और अगेंस्ट यू, तो ये भी मैं नो कर रहा हूँ, आपको देख लेना है। अब यहाँ पे क्या है टू, ये भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। टू रेफरेंस फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब फुल नेम बता देना है, और इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, डेजिग्नेशन, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे दो ऐसे लोगों का मेरे को यहाँ पर डिटेल डालनी है, जैसे कि उनके इंस्टीट्यूशन के नाम डालने हैं, डेजिग्नेशंस डालने हैं, एड्रेस डाल देने हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डालने हैं। ये क्यों डालने पड़ रहे हैं मुझे, ये इसलिए डालने पड़ रहे हैं, ये आपसे मांगा जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए अब नहीं, अभी भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ से सारे डिटेल्स आ चुके हैं जो भी यहाँ पे डाला गया है मेरे द्वारा। अब यहाँ पे डिटेल्स आने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊँगा मैं। नेक्स्ट सेक्शन है एनओसी एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पर भी मैं इसको नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे को कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है। अभी भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी भी आप देखेंगे तो एनओसी इशूइंग अथॉरिटी के बारे में बताना। प्लीज़ सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ एनओसी इज़ नॉट अवेलेबल। एडवांस कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे
बता देना है चेक बॉक्स के अंदर। एनओसी इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना है, कौन सी जगह से इशू हुई वो बता देना है। डेट ऑफ इंश्योरेंस मतलब कि जब आपका एनओसी इशू हुआ वो डेट यहाँ पे डाला जाएगा। हैव यू अप्लाइड अगेन सेम पोजीशन अर्लियर इन दिस यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है एनओसी की अथॉरिटी डाल दी है मैंने। अब देखिए इस तरीके से ये सब डालने के बाद फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होंगी। हमें यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, स्पेशली इस पोस्ट के लिए देखें तो हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज़ की, जो कि जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट हो सकता है। 10 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम उतना साइज़ होना चाहिए, और 100 KB से कम होना चाहिए। सेम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10th सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा, और यहाँ पे आईडी प्रूफ जो भी हमने लगाया होगा वो अपलोड करेंगे, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। फॉर्मेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमसे 10th का सर्टिफिकेट मांग लिया है, फिर भी यहाँ पे भी आपको अलग से अपलोड कर देना है। अब अगर हम यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो हम देखिए बिना डॉक्यूमेंट अपलोड करे अगले सेक्शन पे आ गए हैं। हमने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। आई एग्री टू द अबव कंडीशन, आपको अपलोड करना है, लेकिन ऐसे ही डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे आपके द्वारा। प्लीज़ चेक द फॉलोइंग बिफोर सबमिशन, आपको ये सारी चीज़ें देखिए अभी चेक करने को बोली जा रही है। क्यों बोली जा रही है? हमने अभी तक ये अपलोड नहीं किया था, तो इसीलिए हम दोबारा इधर आएंगे और फाइनली सारा कुछ अपलोड करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दी है। सेम सिग्नेचर भी इसी तरीके से अपलोड होंगे। आपके 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट भी इसी तरीके से आपको अपलोड करने होंगे। फाइल साइज शुड भी, अब देखिए 100 KB से कम साइज़ रखा गया है। आपको जैसे पता ही है कि उसका साइज जो होगा वो कम रखा जाना है आपकी तरफ से। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अकेडमिक अपलोड ओनली इसी फॉर्मेट में अपलोड करा जाएगा जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ। आपको दोबारा एक बार दिखाऊंगा मैं फॉर्मेट, एक बार आपको अच्छे से देखना है। जूम करके एक बार फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करूँगा। फॉर्मेट यहाँ पे बोला गया है आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ भी चल जाएगा, लेकिन 100 KB, वो 500 KB से कम होना चाहिए। 10th और 12th दोनों के सर्टिफिकेट इस जगह पे आपको अपलोड करने हैं। तो सारा आपको याद रखना है। आपको आपको जो मैंने बोला कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अप्लाई होगा आपकी तरफ से, साथ में एक्सपीरियंस भी आपको बताना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, सारा कुछ।
कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जो है थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें थी वहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि एक्चुअल में आपको अपने हिसाब से एक्सपीरियंस आपके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ करा, कितने समय करा, किस डिपार्टमेंट में करा, किस पोस्ट पे करा और कितने सैलरी पर करा, वो सब आपको बताना पड़ेगा। हालांकि जो डॉक्यूमेंट की बात है, तो डॉक्यूमेंट तो आपको अपने हिसाब से सेट करना है, पहले उसका साइज़, फॉर्मेट और फाइनली उस तरीके से आपको अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कहीं ना कहीं लगभग सेम डॉक्यूमेंट हर जगह अपलोड करा है। आप ऐसा करेंगे कि आपको अपने 10th 12th जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से उसको अपलोड करना है। मैं यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन जैसी करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो आ गया है जो मैंने अपलोड किया था, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आ चुकी हैं, सारी चीज़ें लिखी आ गई जो भी मैंने यहाँ डाली थी। और मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊंगा। अंडर ग्रेजुएशन डिटेल नॉट फाइंड फील्ड। अब देखिए मैंने यूजी यानी कि मैंने अपने कॉलेज के डिटेल्स को नहीं डाला है जैसा मुझे बोला जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पर कॉलेज के डिटेल्स को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के डिटेल्स को यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि डिग्री का नेम, मेन सब्जेक्ट और ये सब डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाल दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया है। रिजल्ट टाइप यहाँ पे बता देना है, परसेंटेज में है जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन का, तो वो बता रहा हूँ। अब देखिए मेरे से जो जो चीज़ें छूटी थी वो मेरे को फाइनली डालने को बाद में मिल जा रही हैं। देखिए ये डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है ग्रेजुएशन की। अब मैं एक बार फिर से सबमिशन की तरफ आऊँगा और फिर एक बार नेक्स्ट करूँगा। अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फाइनल जो मार्क्स कार्ड है जो मैंने अपने ग्रेजुएशन का डाला है, साथ में डिग्री, दोनों ही यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, तो मैं उसको भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करने को कहा जा रहा है। तो इस तरीके से सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली आपको बताना है, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। फिर प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक करेंगे हम। अब बोला जा रहा है आपसे कि प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब हम पेमेंट करेंगे, हमने पोस्ट चुन ली है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। 1200 रुपीज़ हमें पे कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। मैंने आपको बताया भी था कुछ पोस्ट के लिए 1500 है, किसी के लिए 1200 है, किसी के लिए 1000 है। आप अगर चाहें सेम इसी तरीके से दूसरे पोस्ट को भी भर के सेम कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फीस अलग अलग सबमिट करनी पड़ेगी। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए जैसे ही क्लिक करूँगा मैं,
यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे HDFC बैंक का विंडो आया है। जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, HDFC बैंक का विंडो है और इसके अंदर ही मेरे को यहाँ पे अमाउंट लिखा आ रहा है, साथ में ऑर्डर नंबर लिखा आ गया है और कैसे पे करना है, पे विद। अब यहाँ पे ऑप्शंस होंगे मेरे पास, कैसे कैसे मैं पे कर सकता हूँ। ऑनलाइन में भी 2-4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए। आपको एक समय दिया गया है, इस समय के भीतर रहकर ही पेमेंट करी जाएगी। अब देखिए पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम सेम इसी बैंक के किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से या किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यूपीआई से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूपीआई चूज़ करके पेटीएम का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा और फाइनली यहाँ से मैं यूपीआई आईडी डाल के यहाँ से पेमेंट जो है कर दूंगा। नहीं तो मैं दूसरे ऑप्शन से भी यहाँ से कर सकता हूँ और कंफर्म पेमेंट जैसे ही करूँगा और यहाँ से सब कुछ सारा डिटेल जो भी है वो डालने के बाद ये पेमेंट जो है हो जाएगी। आपको यहाँ पे वो सब डालना होगा जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद एक लास्ट स्टेप और होता है, वो होता है फॉर्म का प्रिंट आउट। मतलब जो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है उसको प्रिंट आउट लेके रखना। बस इतना करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट जो है हो जाएगा। तो बस यही पूरा प्रोसेस था आपके NCERT के अंदर जो अभी वैकेंसी है उसके फॉर्म फिलअप के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।